आज मैं आप लोगों को निबंध में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और यह कोरोना अभिशाप में वरदान, कोरोना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आज जो है इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना अभिशाप में वरदान। कोरोना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज चलेगा टॉपिक। अब इस पर अगर आपको निबंध आ जाए, ऐसे आ जाए लिखने को, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, क्या होगा इसको लिखने का तरीका। तो मैं हमेशा बताता हूं कि आप शुरुआत जो है इसके डेफिनेशन से यानी परिभाषा से कर सकते हैं कि कोरोना क्या है। इससे रिलेटेड अगर कोई कविता, कोई शेरो शायरी अगर याद पड़ जाए जो कि थीम से मिलता जुलता हो, इसके थीम से, तो आप जो है उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो हेडिंग आप देखेंगे, कोरोना अभिशाप में वरदान, कोरोना अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे इस निबंध को हैंडल करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं हमेशा बताता हूं कि आप इसकी परिभाषा दीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ कोरोना, परिभाषा दीजिए कोरोना की। व्हाट इज कोरोना? कोरोना एक पैंडेमिक है, महामारी है, जो दिसंबर 2019 में यानी दिसंबर 2019 में चाइना के हुबेई प्रोविंस, हुबेई प्रांत के एक वुहान नाम के शहर में जो है उसका उदय हुआ। माना जाता है कि यह दिसंबर की शुरुआत में ही शुरू हो गया था 2019 में, लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज ने, चाइनीज प्राधिकारियों ने इसकी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी दिसंबर के अंत में दी। और तब तक जो है कोरोना जो था वो लगभग दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। इसकी गंभीरता का अंदाजा 2020 की शुरुआत में ही जाकर हुआ, फरवरी के महीने में। पूरे विश्व ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ऐसा नजारा देखा, इतनी खतरनाक महामारी देखी, पैंडेमिक देखा कि पूरी दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया जो है वो हिल गई। तो डेफिनेशन में आप बता देंगे कि कोरोना क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है ये भी बता देंगे कि जैसे कोविड-19 करके इसका परिचय दिया गया कि इसके वायरस को जो नाम दिया गया वो दिया गया कोविड-19, ठीक है। तो इसका कोरोना वायरस जो कि मंथ ऑफ दिसंबर में आया था, ठीक 2019 में, तो कोरोना वायरस डिजीज, नोवेल कोरोना वायरस ये आया 2019 में आया, इसलिए इसके नाम में लग गया 19, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज इसका जो फुल फॉर्म है। तो शुरुआत में इसकी परिभाषा दे दी, बता दिया कि दिस इज अ पैंडेमिक, यह एक महामारी है जो शुरू हुआ चाइना के हुबेई प्रोविंस के एक शहर हुबेई प्रोविंस के एक शहर वुहान से। तो चीन के हुबेई प्रांत
कि वुहान शहर से इस वायरस का जो है फैलना शुरू हुआ। माना जाता है कि यह चमगादड़ से जो है होता हुआ फिर मानव में आया। चाइना ने इसको लेकर के काफी चीजों को रहस्य के आवरण में रखा, और जब ये पूरी दुनिया में फैल गया तब जाकर के WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर के पूरी दुनिया को बताना शुरू किया। एक ऐसी महामारी जिसके लिए हमारे पास कोई टीका नहीं था, ठीक है, टीका नहीं था। देयर वॉज नो वैक्सीन फॉर दिस, देयर वॉज नो वैक्सीन फॉर दिस दैट टाइम। दुनिया भ्याक्रांत हो उठी, लोग लाखों करोड़ों की संख्या में जो है इससे प्रभावित होने लगे। ये तेजी से मैन टू मैन जो है वो फैलना, ह्यूमन टू ह्यूमन यानी मानव से मानव में फैलना यह शुरू हो गया। और टीका नहीं होने से लोग जो है भयाक्रांत भी हो उठे। सिर्फ टच करने से संक्रामक बीमारी जो है वो तेजी से फैलने लगी और पूरे दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया। इसीलिए इसे पैंडेमिक कहा गया, महामारी कहा गया है। टीका भी नहीं था, देयर वॉज नो वैक्सीन फॉर इट। लोग मरने लगे। अमेरिका जैसे विकसित देश में, इवन इन ए डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, जापान, इन सभी देशों में स्थितियां खराब हो गई। भारत की तो बात ही मत पूछिए। यहां भी अमेरिका के बाद जो है अगर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए तो वह देश जो है वो भारत था। तेजी से लोग जो है इसके संक्रमण में आने लगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बाप रे ये क्या हो गया। कई सारे लोग सोचते थे कि मनुष्य जो है वो प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम लोग अगर ज्योग्राफी की भाषा में मैं कहूं उसे, तो हम लोग उसे कहते हैं पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद। और जो नियतिवादी होते हैं, जो कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर हम मनुष्य नहीं विजय प्राप्त कर सकते, दे आर नोन एज डिटरमिनिस्ट, यानी जो नियतिवादी होते हैं, कहते हैं कि जो भी होगा ऑलरेडी डिटरमाइंड है, हम चाह करके भी उसको जीत नहीं सकते हैं। इस रस्साकसी की शुरुआत हुई वुहान से निकले हुए इस वायरस के बाद। तो सबसे पहले हम वो सारी चीजें बता देंगे, इसका डेफिनेशन क्लियर कर देंगे, परिभाषा दे देंगे इसके बारे में, इसकी परिभाषा दे देंगे, क्लियर कर देंगे। फिर कोरोना कैसे एक अभिशाप की तरह रहा, ठीक है, कैसे हमारे लिए छुपा हुआ वरदान साबित हुआ कोरोना कुछ मायनों में। यहां ये तो स्पष्ट है कि इसने कई सारी जिंदगियां ली। हमारे भारत में कई सारे लोग जो हैं चले गए। इसके लिए बचने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। एक नहीं, भारत में 3 लॉकडाउन लगाने पड़े। पहला वाला लॉकडाउन तो इतना लंबा चला, लोग इतने मरे कि भारत में, दुनिया के साथ साथ भारत में भी लोग जो है भयाक्रांत हो उठे। खौफ के माहौल में लोग जीने लगे कि पता नहीं अब जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, पृथ्वी पर जो है लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या हम सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर होता है ना कि जो मानव है वो फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल लड़ता हुआ आया है और इसने हर चीज को झेलते हुए भी अपना रास्ता जो है जरूर बनाया है। इसने ऑलवेज ह्यूमन हैज पेव्ड इट्स वे, और ये भी यहां भी ऐसा ही हुआ। तमाम चुनौतियों के बीच कोरोना हमारे लिए कई मायनों में वरदान साबित हुआ। तो यहां पर शुरुआत में दिखा देंगे कि कोरोना से हमें जो नुकसान हुआ।
कोरोना से जो हमें नुकसान हुआ वो दिखा देंगे कि कोरोना ने कैसे डिस्टर्ब किया पूरी दुनिया को, इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना को थोड़ा सा दिखा करके, निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना इसको थोड़ा सा दिखा दिया। और इसके बाद निगेटिव इम्पैक्ट में लोग मरने लगे, भयाक्रांत हो उठे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रास्ता निकलेगा, टीका नहीं था, सारे लोग फंस गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए बहुत सारे लोग कि बाप रे क्या होगा। कभी ऐसी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था कि उनको घर में पैक होकर के रहना पड़ेगा। लॉकडाउन वाज अ काइंड ऑफ जेल फॉर मोस्ट ऑफ अस। जो लोग ड्यूटी कर रहे थे, जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल स्टाफ्स थे, वो सब भी कोरोना की चपेट में आकर के मरते जा रहे थे बहुत सारे लोग। एक डर का माहौल पैदा हो गया था। कोरोना से जितने लोग नहीं मर रहे थे, उसके भय के कारण भी कई लोग जो है वो मर रहे थे। हार्ट फेल जैसी समस्याएं आ रही थी, बीपी बढ़ गया, लोग टेंशन में आ गए। इन सब चीजों के बीच में कुछ चीजें जो हैं सिल्वर लाइनिंग्स दिखी कोरोना के बीच में। जैसे होता है ना कि हर निगेटिविटी के बीच में जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरह कोरोना में भी कुछ अच्छी चीजें आई। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, थोड़ा सा हिंदी का, जैसे कोरोना अभिशाप में वरदान, या फिर अभिशाप या वरदान, आप जो कह सकते हैं, एक सेंस इससे डेवलप कर लेना। मैंने एक ऐसे ही दे दिया आपको हेडिंग, कोरोना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अभिशाप में वरदान, इस टॉपिक को या लिख सकते अभिशाप या वरदान। अगर अभिशाप या वरदान आ जाए तो, या छुपा हुआ, जैसे अगर ब्लेसिंग इन डिसगाइज करेंगे तो एक छुपा हुआ वरदान, इस टाइप से। अगर अभिशाप और या वरदान करना हुआ तो निगेटिव चीजों को भी ठीक से दिखाएंगे, लेकिन अगर इस टाइप से रहे ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, अभिशाप में वरदान, तो हल्का सा जो इसके निगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनको दिखाने के बाद हम सीधे इसकी पॉजिटिविटी पर क्या करेंगे, चल पड़ेंगे कि क्या क्या फायदे हुए, लाभ क्या क्या हुए इसके। ठीक है, इसके लाभ जो हैं वो क्या क्या पड़े, कहां कहां पड़े, क्या फायदा हुआ इन चीजों में। तो इनको दिखाने के लिए हम देख लेंगे कि जो सामाजिक क्षेत्र में क्या फायदा हुआ, यानी कि जो अपना सोशल सेक्टर में, इसमें सामाजिक क्षेत्र में जो फायदे हुए इनको देखेंगे कि इन सेक्टर्स में जो है क्या क्या फायदा हुआ। सामाजिक सेक्टर एक ऐसा हुआ, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में फैमिली को लोग समय देने लगे। कोरोना में लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है और इससे बचने के लिए बहुत जरूरी था कि लॉकडाउन लगाया जाए, यानी लोगों के बीच में दूरी व्याप्त हो। इसके अलावा उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तब तक टीका भी, इसका जो टीका था उसका भी आविष्कार नहीं हुआ था। इवन कोई वैक्सीन कहीं नहीं हो पाया था उस समय। भारत ने इसमें काफी तेजी भी दिखाई, तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि लोग जो है ना घरों में रहने को मजबूर हुए, घरों में, और परिवार को समय देने लगे। स्टार्टेड गिविंग टाइम टू फैमिली मेंबर्स। जो व्यक्ति रोज सुबह में ऑफिस भागता था, देर शाम को आता था, तो अब जो है घरों में लोग
एक दूसरे को समय देने लगे। घरों में लोग एक दूसरे को समय देने लगे। यानी फैमिली मेंबर्स जो है वो एक जगह इकट्ठे हुए एंड दे स्टार्टेड गिविंग टाइम टू ईच अदर। ये वाला एक फायदा हुआ कि घरों में लोग एक दूसरे को समय देने लगे। पिता जो कभी अपने बेटों को समय नहीं दे पाता था काम के चक्कर में, वो देने लगा। तो एक तरह से फैमिली मेंबर्स उस समय थोड़े करीब आए। सोशल सेक्टर में ये फायदा हुआ। लोगों के बीच में एक चीज क्लियर हुआ कि अभी समय ऐसा है कि हम सबको मिलजुल करके इस कोरोना से लड़ना है। तो लोगों ने अजनबियों को भी मदद करना शुरू किया। सोशल नेटवर्क के माध्यम से अगर किसी को जानकारी मिलती थी कि किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, तो लोग तुरंत एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके सोशल मीडिया के थ्रू और खबर भिजवाते थे कि भाई फलाने जगह हॉस्पिटल में कोई है जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत है। तो वहां पर तुरंत वॉलंटियर्स जो थे वो वहां पहुंच जाते थे। तो ये चीजें हुई कि सोशल सेक्टर में लोगों ने एक दूसरे की मदद की। लोग लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर पहुंच जाते थे। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग जो है पहुंच जाते थे। ऐसा नहीं था कि कमियां नहीं थी, लेकिन चूंकि हमें देखना है कि किस प्रकार कई सारे लोगों ने पॉजिटिविटी लाई, ठीक है, सकारात्मकता फैलाई, जिससे कि एक फीलिंग्स आने लगी कि हम सब एक हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल सेक्टर में जुड़ाव जैसा महसूस हुआ। बहुत दिनों के बाद पारिवारिक जुड़ाव हुआ। फिर समाज में एक तरह की भावना आई कि हम सब एक हैं, हम सब जो हैं एक हैं, हम सब एक मानव हैं, हम सब एक हैं, हम सभी मानव हैं। ठीक, चूंकि कोरोना पूरे दुनिया में फैला था, पैंडेमिक था, वैश्विक महामारी थी, तो पूरे विश्व में इस तरह की फीलिंग्स गई कि हम सबको मिलकर लड़ना है। तो सामाजिक सेक्टर में एक टुगेदरनेस की फीलिंग जो है वो आई। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि लोगों ने कैसे एक दूसरे को हेल्प करना इसमें शुरू किया। फिर दूसरे सेक्टर्स में अगर हम देखें, लोग इस दौरान अपने घरों में सोशल सेक्टर्स में बैठ करके इंडोर चीजों पर समय दिया। यूट्यूब या फेसबुक, तमाम चीजों पर लोगों ने बैठे बैठे अपने स्किल को दिखाना शुरू किया। यूट्यूब के थ्रू जो है लोगों ने बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स थे जो खाली पड़े हुए थे, उन्होंने अपने स्किल को दिखाया। कुछ लोगों ने अलग अलग रेसिपी बना के खाने का दिखाया कि देखो इस तरह इसको बनाते हैं। लोग नई नई चीज़ों को सीखते थे। लोगों में एक रीडिंग हैबिट आई कि खाली बैठे आखिर क्या करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल सेक्टर में अपनी हो रही थी। तो एक ये देख लेना कि सोशल सेक्टर में आपको क्या करना है। इसके आगे अगर हम लोग जाएं तो अगर इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र, अगर इसमें हम कोरोना के फायदे को देखें तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया। वर्क फ्रॉम होम, लोग घरों में रह करके ही काम करने लगे क्योंकि बाहर जाने की मनाही थी लॉकडाउन के समय में। वर्क फ्रॉम होम, फिर बहुत सारे जो पैसे
हम लोग शॉपिंग में या अन्य चीज़ों में खर्च करते थे, उसका एक अपना फायदा भी है कि इकोनॉमी जो है गतिशील होती है, मूवेबल होती है। लेकिन ना कहीं इसमें सेविंग्स होनी शुरू हो गई, बचत। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमारे पैसे खत्म होते थे, वो पैसे थोड़े बचने लगे। लोगों ने सीखा कि किस तरह कम में भी गुजारा हो सकता है, किस तरह कम में भी गुजारा हो सकता है। यानी कि इसने एक प्रकार के फिजूल खर्ची पर जो है रोक लगा दी। फिजूल खर्ची पर रोक। अब लोगों ने समझा कि कम में भी गुजारा, यानी कि मिनिमम खर्चे पर, एक्सपेंसेस पर जो है हम जीवन जी सकते हैं। एक नजरिया बदल गया वर्क फ्रॉम होम इकोनॉमिक सेक्टर में। इसके अलावा एक बड़ी चीज क्या हुई कि लोगों को पता चला कि एक देश चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चीन पर निर्भरता खतरनाक। चीन पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज नॉट दैट गुड। यहां तक कि भारत भी अपने जीडीपी के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद के लिए, जो उसके पास जो कच्चा माल जो होता है उसका 60% से ज्यादा जो है वो चाइना से ही इंपोर्ट करता है, आयात करता है। और जब चाइना को ही माना गया कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो है केंद्र जो है वो चाइना में है और उसने अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाई, तो पूरे दुनिया में एक सेंस गया कि जो हम इन्वेस्टमेंट जो हम चाइना में कर रहे हैं उसको बाहर करें। यहां तक कि जापान जैसे देश ने लगभग 235 या समथिंग बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए किया कि उसकी जापानीज कंपनी जो है, जापानीज कंपनीज, वो चाइना से बाहर अपने बिजनेस को शिफ्ट कर दें, अपने फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर दें और कहीं और लेकर के जाएं। इसके लिए जापान जैसे देश ने उतना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि लोगों को चाइना पर भरोसा नहीं रह गया था। तो ऐसी चीजें जो हैं वो भारत के लिए भी क्या बन करके आई, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। भारत के लिए ऐसी चीजें अभिशाप में वरदान बन करके आई कि चाइना का जो लॉस था वो इंडिया के लिए गेन था। भारत अगर ठीक से अपने चीजों को सहेजे, अपने को बिजनेस फ्रेंडली बनाए, तो वो दुनिया के देशों के इन्वेस्टमेंट को अपने पास और ताकत से अट्रैक्ट कर सकता है। लोग यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और उसकी सहायता से भारत अपने इकोनॉमी को एक ग्रोथ दे सकता है, बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड हो सकता है। और लेकिन उसके लिए भारत को भी, इंडिया को भी प्रयास जो है वो करने होंगे। तो एक तो ये हुआ कि चीन पर निर्भरता खतरनाक, जिसका फायदा जो है वो इंडिया यानी भारत को उठा लेना चाहिए, कि भारत को इसका फायदा अपने जीडीपी ग्रोथ के लिए उठाना चाहिए। मजबूती से अपने इकोनॉमी को भारत यहां पर एक मौका दे सकता है इकोनॉमिक सेक्टर में। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर में ऑनलाइन जो है इसकी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गई डिजिटल मोड की, यानी कि जो कैश था इकोनॉमी में वो चेंज होकर के वो डिजिटल करेंसी की महत्ता जो है यहां पर पता चली। डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी, इस पर लोगों ने समझा कि देखो कैसे जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है उसकी उपयोगिता लोगों ने जानी। पूरे इकोनॉमी का जो चेहरा इकोनॉमिक सेक्टर का वो चेंज कर गया। वर्क फ्रॉम होम हो गया, सेविंग्स यानी बचत ज्यादा होने लगी। लोग एक्स्ट्रा जो फिजूल खर्ची जो लोग करते थे, फिजूल खर्ची, इस पर जो है रोक लग गई, कम हो गया, कम में भी गुजारा हो सकता है। ये सारी चीजें, डिजिटल करेंसी ये एक हो गया।
इसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर में एक और हुआ कि गाड़ियों का चलना कम हो गया। गाड़ियों का चलना कम हुआ। गाड़ियों का चलना कम होने से इकोनॉमिक सेक्टर में होता है ना कि अरे भाई ये हो गया, बंद हो गया तो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ठप पड़ गया, कैसे सारी चीजें होंगी। तो गाड़ियों का चलना इसमें कम हुआ। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ, पोल्यूशन पे। पोल्यूशन में कमी आ गई। पोल्यूशन में कमी आई तो अलग से इसका असर हम लोग देखेंगे पर्यावरणिक सेक्टर पे कि इसमें पोल्यूशन में जो है कमी आई और उसका क्या क्या असर पड़ा, ये भी हम जो है देखते चले जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में गाड़ियों का चलना कम हुआ। फैक्ट्रीज जो थी वो अभी उस समय बंद हुई। फैक्ट्री जो है वो बंद हुई, इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हुई, जिसके कारण भी जो है पोल्यूशन में कमी आई। नदियों में जो कचरा जाता था वो भी कम हो गया। तो इकोनॉमिक सेक्टर के बाद अगर हम इसके पर्यावरणीय पहलू को देखें, पर्यावरणीय क्षेत्र में, ठीक है, एनवायरमेंटल सेक्टर में, यहां पर गाड़ियों के चलने से जो है, फैक्ट्रीज के बंद होने से एनवायरमेंटल सेक्टर में पर्यावरण को फायदा हुआ। पर्यावरण को फायदा, ठीक, यानी एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन हुआ। नदियों में कचरा नहीं जाने से नदियों का जो जल था वो शुद्ध और साफ हुआ। हजारों करोड़ खर्च करके जो काम सरकारें नहीं कर पाई, वो काम जो है कोरोना में लॉकडाउन ने कर दिया। नदियों का जल शुद्ध साफ हुआ, यानी क्लीनलीनेस। उसके बाद एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी नॉइज पोल्यूशन में कमी। इन सब के बंद होने से, कम चलने से एनवायरमेंटल सेक्टर में, तो जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, इन सब में जो है कहीं ना कहीं जो है हमें फायदा पहुंचा। इन सब में क्या आई, कमी आई। इन सब में कमी, पर्यावरण को, एनवायरमेंट को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है, जिससे हम स्वच्छ हवा में सांस ले पाए। स्वच्छ हवा में सांस लेना संभव हुआ। यहां तक कि बिहार राज्य से, नॉर्थ बिहार के हिस्सों से माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है वो साफ साफ दिखने लगी नॉर्थ बिहार के कुछ जिलों से। तो स्वच्छ हवा में सांस लेना संभव हुआ, जिसका फायदा हुआ कि कई तरह की बीमारियों से भी हमारा बचाव हुआ, यानी श्वास संबंधी बीमारियों से बचाव। इससे जो हमारे पशु पक्षी थे इनको भी फायदा हुआ, यानी कि जो एनिमल्स थे, बर्ड्स, इन सभी को भी कहीं ना कहीं इस पर्यावरण के ऊपर एक बढ़िया, मतलब स्वच्छ होने से, पर्यावरण के स्वच्छ होने से इन सभी को भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ, क्योंकि धरती हमारी ही नहीं, धरती इनकी भी है। ठीक है, इस तरह की चीजें हुई। दूसरा, अगर पहले जो मैंने सामाजिक क्षेत्र में बताया था, यहां एक और चीज कि क्राइम के ग्राफ में कमी आ गई। ठीक है, क्राइम के ग्राफ में जो है कमी आई।
इसको याद रखिएगा। एक तो मैंने बताया ही था कि जो फिजूल खर्ची में लोग कमी करने लगे, क्राइम में कमी आई, अपराध में कमी आई, अपराध में कमी आई। कारण लॉकडाउन में लोग घरों में रहते थे, चोरी हो नहीं सकती थी, एनी टाइम लोग घर में हैं। फिर चोर निकलेगा कैसे बाहर, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो पुलिस की लठ जो है वो बजने लगेगी आप पर, तो आप जो है निकलेंगे नहीं। इस कारण क्राइम में भी कमी आई है। यह बात जो है आया, ऐसा नहीं था कि क्राइम बिल्कुल नहीं हुआ, क्राइम फिर भी हो रहा था, लेकिन उसके दर जो है, रेप यानी बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह के घटनाओं में जो है काफी कमी आ गई देखने को। इन चीजों को याद रखिएगा। फिर जब गाड़ियां जो है वो कम चली हैं, तो एक चीज याद रखना कि गाड़ियों के कम चलने से, ठीक है, गाड़ियों का चलना जब कम हुआ तो इससे एक्सीडेंट्स भी जो है, रोड एक्सीडेंट्स, इसमें भी कमी आई। एक्सीडेंट्स में जो है उसमें भी कमी आई। एक्सीडेंट्स आल्सो गॉट डिक्रीज्ड। तो सड़कों पर जो लोग घायल होते थे या मर जाते थे, घायलों, मृतकों की संख्या में भी कमी आई, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आई, इसको याद रखिएगा। रोड एक्सीडेंट्स में इन सब पहलुओं को एक एक करके याद रख लेना। जैसे मुझे याद पड़ा इसमें बताते समय मैं बताता जा रहा हूं, तो आपको जो है जब एक बार देख लेंगे पूरा, तो ना कई चीजें आपको अपने आप ध्यान में आ जाएंगी कि क्या क्या जो है हम लोगों को इसमें फायदा हुआ। इन सभी चीजों को आप एक बार जोड़ लेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद पॉलिटिकल सेक्टर में जो अपना राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें लोगों ने इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से जो है टच बनाए रखा। लोगों ने जब जब चुनाव करवा करके, और अगर मतलब चुनाव करवाया तो कोरोना से मरने वाले लोगों के ये में इजाफा हुआ, जिसके कारण जो है इस तरह की चीज़ों पर भी रोक लगी कि आप जुलूस, रैलियां, भाषण, ये सब पर चीज़ों पर रोक लगी, ठीक है। पॉलिटिकल सेक्टर में वैसा कुछ खास नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, आर्थिक क्षेत्र में जो है हमें बहुत सारे फायदे दिखे कि किस प्रकार इंडिया जो है वो चाइना के बिहाफ पर जो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर को तो हो गया, उससे हमें फायदा पहुंचा पर्यावरण सेक्टर में। लोग खुली हवा में अगर जब सांस लेने लगे तो डॉक्टर पास जाने वाले लोगों की संख्या घट गई, कोरोना को छोड़ करके। लोगों ने पहली बार समझा कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, लोग ऐसे भी रह सकते हैं। ऐसा है कि किसी भी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन कोरोना ने हमें सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे रहा जा सकता है। कोरोना ने हमें मेंटली स्ट्रांग बनाया, ये याद रखिएगा। कोरोना ने हमें मेंटली स्ट्रांग बनाया, ठीक है, कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखाया, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ना, हाउ टू फाइट ड्यूरिंग ऑड कंडीशंस, इन सभी चीजों को कोरोना सिखाया। इसने मेंटली स्ट्रांग किया। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे वो लोग नहीं टिक सके, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग थे उन्होंने कोरोना नामक इस पैंडेमिक को जो है जिया, और वो निकले लड़ करके। उन्होंने दिखाया कि हाँ, हम कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने इस समय एकजुटता दिखाई, डिबारिंग चाइना। चाइना को एक हद तक आप बोल सकते हैं कि इसको छोड़ करके बाकी दुनिया जो है वो एक तरफ हो गई थी। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने लड़ने का जज्बा दिखाया, और मेडिकल स्टाफ ने हॉस्पिटल में, हमारे पुलिस वालों ने दिखाया
कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में वो लड़ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने थालियां बजवाई थी, तो वो कई लोगों ने कहा कि थालियां बजाने से कोरोना थोड़ी भागेगा। तो अरे भाई, थालियां इसलिए बजवाई गई थी कि हमारे जो मेडिकल जो वॉलंटियर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, और जिस प्रकार से वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे, उनको हिम्मत देने के लिए कि हम देशवासी आपके साथ हैं और हम थाल बजा करके आपको हम हिम्मत दे रहे हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं कि आपके इस लड़ाई में हम भी आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इससे एक थका हुआ डॉक्टर, एक थकी हुई नर्स, तमाम लोग जो है पुलिस वाले जो थके हुए 24 घंटे की सेवा में, उनको एक हिम्मत मिली। तो एक टाइप का वो मेंटल स्ट्रांग करने का एक मैसेज था, एंड वाज नथिंग एल्स। जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवा रहे थे, ये सब बेवकूफ लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग, विपरीत परिस्थितियों से लड़ना जो है कोरोना ने सिखाया, और इसके लिए हम थैंकफुल थे अपने जो हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, दैट मीन्स पुलिस वाले, पैरामिलिट्री वाले, मिलिट्री वाले, जिन लोगों ने अपने जान पर खेल के लिए हमारे लिए काम किया। फिर हमारे साइंटिस्ट्स, जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन के लिए लगातार काम किया। ठीक, वैक्सीन के लिए, कोरोना के वैक्सीन के लिए हमारे साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत की। तो इससे एक पूरा सेंस क्लियर हुआ कि हम कैसे जो है कोरोना से जूझ सकते हैं, मेंटली हम स्ट्रांग हुए। और एक जो सबसे अहम बात, अगर हम धार्मिक सेक्टर में देखें, धर्म के सेक्टर में देखें, धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि रिलीजियस सेक्टर में, तो ऐसा लगा कि हम मनुष्य पृथ्वी को जो हमने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं। तो गॉड ने, ईश्वर ने हमें एक शॉक दिया कि देख लो बेटा, अगर नहीं सुधरे ना तो इसी तरह सुधारेंगे। तो ये एक किस्म का हमारे लिए एक शॉक ट्रीटमेंट था। शॉक ट्रीटमेंट कि गिव ए पॉज, लाइफ के बारे में एकदम भाग रहे हो मेटेरियलिज्म के पीछे, भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हो, तो गिव ए पॉज। ठीक है, स्टॉप नहीं, पॉज, रुको, थिंक ओवर इट, थिंक, पॉज यानी रुको, सोचो, ठीक है, एंड रेस्पॉन्स, और उस पर रेस्पॉन्स, रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्स, यानी कि उस पर अपनी एक तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। ठीक है, रुका, ठहरो, सोचो, और तब जो है आगे के लिए अपना प्लान करो लाइफ में। यानी कोरोना ने जिंदगी को देखने के नजरिए को बदल दिया, जिंदगी को देखने के नजरिए को बदल दिया। ठीक, लोगों में समझ में आ गया कि सब कुछ जो है पैसा ही नहीं है। आप पैसा पैसा करते रहिए, और ऐसा झटका दिया कोरोना ने कि सब जो है एक बार सोचने को मजबूर हो गए, थिंकिंग स्टाइल चेंज हो गया। जो लोग थोड़े से में रोने लगते थे, कोरोना ने उनको सिखाया कि देखो कैसे जीवन में शौक लगता है और कैसे उससे अपने अदम्य जिजीविषा दिखाते हुए हम उससे बाहर निकलते हैं। ये तमाम चीज जो है हम देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, सामाजिक क्षेत्र में हमने बहुत सारे चीजों को मैंने बताया, उसमें आप और कुछ चीजों को जोड़ सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में मैंने चीजों को दिखाया, उससे जोड़ करके पर्यावरण सेक्टर में हमने दिखाया। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र, जो राजनीतिक क्षेत्र में वैसा कुछ था नहीं, चुनाव पर रोक लग गई, कम से कम
जब चुनाव कराया गया तो उसमें कई सारे लोग भी डेथ किए थे, तो कम से कम इसके कारण रुकना पड़ा और पता चला कि चुनाव बहुत जरूरी नहीं जीवन में, कि भैया पहले अपनी जिंदगी बचानी है। तो लोगों ने जिंदगी के को देखने के नजरिए को यहां पर बदल दिया और पता चला कि इसमें इसके मूल्य की जानकारी मिली। लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया, बावजूद हिम्मत से फिर लोग खड़े हो सके कि नहीं, इस दुनिया को सुंदर बनाना है। इकोनॉमिक सेक्टर में भारत के लिए एक मौका मिला कि पूरे दुनिया को एक सबक मिली कि चीन पर अपनी निर्भरता जो है वह न रखें, उससे आगे बढ़ें। इकोनॉमिक सेक्टर में हम डिजिटल मोड, पेमेंट के डिजिटल मोड को हमने समझा। और एक और बड़ी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया, ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज यानी कि डिजिटल मोड से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और हेल्थ सेक्टर का एक इशू हुआ कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर था, स्वास्थ्य क्षेत्र, इसकी जो भी कमियां थीं, इन कमियों को, शॉर्ट कमिंग्स को दुरुस्त किया गया, कमियों को दुरुस्त किया गया। याद रखिएगा, कमियों को दुरुस्त किया गया यानी कि टू डू अवे विद द शॉर्ट कमिंग्स। जो हेल्थ सेक्टर में जो भी कमियां थी उनको दूर किया गया। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन सब का भी निर्माण नहीं होता था, इन सब पे वैक्सीनेशन, इन सब पर काम हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता जो है वो बढ़ाई गई। हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाए गए, तमाम चीज, यानी कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का हमें मौका मिला। यानी बहुत सारी चीजों को देखने का मौका मिला। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई, कई सारे बड़े बड़े नाम आ गए। फिर आप देखेंगे कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में बनने लगी, वो बहुत सारी चीजें आ गई। कई नई प्रतिभाओं को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सारी चीज दिखाना उन्होंने शुरू किया। इनफैक्ट देखिए कि इवन मैं कोरोना के पहले जो है आपके सामने ऑनलाइन नहीं आता था, लेकिन कोरोना ने यह भी कर दिया कि ऑफलाइन क्लास की बजाय अभी ऑनलाइन में मैं आप लोगों से रूबरू हूं। तो ये भी किसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है? ये इम्पैक्ट है कोरोना का ही, जो उस दौरान लॉकडाउन लगा था। ऑफलाइन के माध्यम से यदि मैं सैकड़ों बच्चों से रूबरू होता था, तो आज ऑनलाइन के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है लोगों को, और यह मिलता जाएगा। यानी कि अब हम लोग और एक दूसरे को जान रहे हैं। जो अजनबी एक दूसरे को नहीं जानते वो भी जान रहे हैं। एक दिन मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक लड़का मिले, अरे प्रियांक सर आप, कि वही जो यूट्यूब पर आप पढ़ाते हो, हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ये सभी कुछ आपको डाल देना है। यही नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने सब कुछ एकदम परफेक्ट करा दिया है। मेरा काम है एक आपको रास्ता दिखा देना, और इन सारे सेक्टर्स को दिखाने के बाद एक अपना जो कंक्लूजन होता है वो दे दीजिएगा, सभी सेक्टर्स में जोड़ करके अपना निष्कर्ष, कि यद्यपि ऐसा नहीं कि चीजें खराब नहीं हुई, कोरोना कोई बहुत अच्छी चीज रही हम लोगों के लिए, आज भी है कोरोना, कम मात्रा में आज भी है, पूरी तरह नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे हमने इसको लड़ करके इस पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, इसको सीमित किया है थोड़ा सा इसके प्रभाव को, और दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन वापस अपने ढर्रे पर आ रही है। निष्कर्ष में आप दे सकते हैं एक आशावादी सोच जरूर देना। मैं हमेशा कहता हूं कि अंत जो है हमेशा आशावादी हो, डेट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक हो, कि लड़ने की जिजीविषा जो हम मानवों में है वो किसी में नहीं है। सकारात्मक रूप से, दुनिया में बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं। अभी पिछला ऐसे जब मैंने डाला था तो एक बंधु का उस पर कमेंट था कि अभी रिजल्ट का ठिकाना नहीं और शुरू हो गए, इस टाइप का कुछ था।
तो ऐसे कुंठित डिप्रेस्ड लोग होते हैं दुनिया में। अरे भैया आपको नहीं देखना है मत देखिए, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुंठित होते हैं, अगर कुछ करो भी तो उसमें उनको निगेटिव ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। हर तरह से बाल की खाल निकालना, हर चीज में कमियां निकालना, इस तरह के नकारात्मक लोग होते हैं। लेकिन कोरोना ने हमें आशावादी होना सिखाया, ठीक है। तुरंत रिएक्ट नहीं करना। अभी बताया कि ईश्वर ने एक तरह से कोरोना के माध्यम से हमें सिखाया कि थोड़ा ठहरो, सब्र करो, रुको, ठीक है, सोचो, प्लान करो जिंदगी को, और फिर जो है ना आगे बढ़ चलो, क्योंकि जिंदगी बढ़ते जाने का ही नाम है। तो आज मुझे लगता है कि लगभग पहलुओं को मैंने छूने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स बचे रह गए हों, तो फिर कभी आगे जब मैं क्लास लूँगा तो मैं आपको इसको रूबरू करना कोशिश करूँगा कि रोज़ आपसे कुछ ना कुछ, कभी एसे राइटिंग को लेके, कभी निबंध को लेकर के, और कभी हिंदी ग्रामर के कुछ चीज़ों को लेकर के आपके सामने आऊँ, ताकि आपको बीपीएससी से लेकर के और हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो ये डिस्क्रिप्टिव मेंस होगा, जब हो, जल्दी होगा ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कब होगा, कब नहीं होगा, इन सारे चीज़ों को, ठीक है। तो इतना उसको लेकर डिस्टर्ब नहीं होना है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। तो आप मुझे यानी कुमार प्रियांक को यहाँ से विदा दे, और फिर जल्द मिलूंगा आप लोगों से।